प्रधानमंत्री का ये भरोसा, ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं है, इसके पीछे की कहानी बेजोड़ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित सियासत के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि बंगाल के किसान को खुशखबरी मिलने वाली है। खबर आ रही है कि ममता बनर्जी मान गई हैं। आज की अड़ी में बात बंगाल के किसान की होगी। बात होगी कि आखिर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ये क्यों कहना पड़ा कि मुझे फांसी दे दो, मैं तैयार हूं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल चुनाव में क्या नया सियासी हथियार लव जिहाद बनने वाला है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आई, आपको दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि नड्डा के बंगाल आने से पहले ममता बनर्जी ने मीटिंग की है। अभिषेक बनर्जी, काकोली और सौगत रॉय के साथ ये मीटिंग हुई है ममता बनर्जी की। बैठक में पार्थ चैटर्जी और सुब्रता बॉक्सी भी मौजूद रहे। बैठक में बंगाल चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। तो अहम बैठक हो रही है। जिस तरह से बीजेपी ने हल्ला बोल कर रखा है पश्चिम बंगाल को लेकर, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ममता बनर्जी भी बैठक कर रही हैं। नड्डा के बंगाल आने से पहले ममता बनर्जी की यह अहम बैठक है, जिसमें अभिषेक बनर्जी, काकोली और सौगत रॉय के साथ ये मीटिंग हो रही है और बंगाल चुनाव को लेकर अहम चर्चा संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ममता बनर्जी भी अपनी तैयारी पूरी कर रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल को केंद्र में रखकर राजनीति को तेज करती जा रही है, वहीं ममता बनर्जी के सामने भी अब चुनौती है कि वो किस तरह से बीजेपी का सामना करें। और इसी को देखते हुए अब ये एक अहम बैठक हो रही है। जेपी नड्डा बंगाल पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ये अहम बैठक टीएमसी खेमे में। आपको ये भी बता दें कि जेपी नड्डा पर जब वो पिछली बार गए थे तब हमला हुआ था पश्चिम बंगाल। अब वो फिर जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल। कल हमले के बाद फिर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं जेपी नड्डा। हमले के 1 महीने बाद जा रहे हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष। बंगाल में बीजेपी नेताओं ने पूरी तैयारी कर रखी है। एक मुट्ठी चावल योजना को लॉन्च करेंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा रोड शो भी करेंगे और किसान के घर भी जाएंगे जेपी नड्डा। यानी किसानों को लेकर जो बड़ा मुद्दा लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था, उसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई है। अब किसान के घर भी जाएंगे जेपी नड्डा। एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत भी करेंगे और रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा जब पिछली बार पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तब पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ जिस तरह की हिंसा हुई थी वो एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल का रुख करें। लेकिन आइए ग्राफिक वॉल का रुख करते हैं और आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में क्या है वो बड़ा अभियान जिसकी शुरुआत करने वाले हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा, बीजेपी का एक बड़ा अभियान है, एक मुट्ठी चावल। जी हां, एक मुट्ठी चावल से खिलेगा क्या कमल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं जेपी नड्डा जब वो जाएंगे पश्चिम बंगाल। दरअसल ये अभियान क्या है, आइए आपको बताते हैं और इसके जरिए बीजेपी किस तरह की सफलता हासिल करना चाहती है, कैसे पश्चिम बंगाल में पैठ बनाना चाहती है। ये जो अभियान है, इसके तहत 9 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल, यानी कल पश्चिम बंगाल में होंगे जेपी नड्डा और इस अभियान की शुरुआत करेंगे। एक मुट्ठी चावल है इस अभियान का नाम। पूर्वी बर्धमान जिले से शुरू करेंगे, अपना दौरा करेंगे वहां पर जेपी नड्डा। यहां पर पहुंचकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। एक मुट्ठी चावल यानी घर घर जाकर बीजेपी के नेता एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी ने बड़ी मुहिम शुरू की है। किसान के घर भी जाएंगे और हर घर जाकर बीजेपी नेता ये कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं जेपी नड्डा, कि वो एक मुट्ठी चावल मांगे और उसके बाद जो ये चावल इकट्ठा होगा उसको लेकर एक भोज का आयोजन किया जाएगा। एक मुट्ठी चावल परियोजना को लॉन्च करेंगे जेपी नड्डा जब यहां पहुंचेंगे। पूर्वी बर्धमान के दाई घाट में ये सभा की शुरुआत होगी और वहां से सभा की शुरुआत होने के बाद जगदानंदपुर गांव के 5 किसान परिवारों के घर जाएंगे जेपी नड्डा। तो ये है अभियान जिसकी शुरुआत करें, ये कार्यक्रम है। हर किसान के घर से एक एक मुट्ठी चावल लेंगे जेपी नड्डा, यानी ये जो 5 किसान हैं जिनके घर जाएंगे वहां से एक एक मुट्ठी चावल लेंगे। इस अभियान की यहीं से शुरुआत हो जाएगी। किसान के घर पर ही दोपहर का भोजन भी करेंगे जेपी नड्डा। इस तरह की मुहिम बीजेपी लगातार हर इलाके में, हर प्रदेश में करती रही है। पश्चिम बंगाल में भी यही करने वाली है। लेकिन इसके जरिए दरअसल कोशिश यही है कि ये जो एक मुट्ठी चावल मिलेगा, इसको लेकर फिर भोज का आयोजन किया जाएगा और हर परिवार से जुड़ने की कोशिश भी होगी। दरअसल टारगेट क्या है बीजेपी का और क्यों बीजेपी इस अभियान की शुरुआत कर रही है? बीजेपी जनवरी में कृषक सुरक्षा माह मनाएगी, यानी जो जनवरी महीना है ये कृषक सुरक्षा महीना होगा जिसको मनाएगी बीजेपी। 23 जिलों के 48,000 गांव तक पहुंचना मकसद है बीजेपी का और इसके जरिए बड़ी संख्या में किसानों से जुड़ने की बीजेपी की कोशिश है, क्योंकि 74 लाख किसानों से सीधे जुड़ेगी इसके जरिए बीजेपी और इन किसानों तक जुड़ने के लिए इस बड़ी मुहिम का
की शुरुआत करने वाले हैं खुद जेपी नड्डा। बीजेपी ने अभियान को नाम दिया है एक मुठो चावल, यानी एक मुट्ठी चावल। इसको इस अभियान का नाम यह है जिसके तहत बीजेपी की कोशिश ये है कि वो 74 लाख किसान परिवारों से सीधे जुड़े, किसानों से और उनके परिवारों से चावल जमा करके गांव-गांव में भोज का आयोजन किया जाएगा। यानी ये जो तमाम चावल इकट्ठा होगा इससे भोज होगा और इसके जरिए किसानों के साथ जुड़ेगी। लेकिन ये जो महीना है पूरा जनवरी का, इसे कृषक माह के तौर पर बीजेपी मनाने वाली है और उसी के तहत इस अभियान की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मनोज टिग्गा मौजूद हैं, बीजेपी विधायक हैं पश्चिम बंगाल से। हमारे साथ इसके अलावा फयाज अहमद खान मौजूद हैं, नेता है सीपीएम के। हमारे साथ शीतल सिंह मौजूद हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और माधवी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले फयाज अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए जो सीपीएम के नेता हैं। मनोज टिग्गा जी, ये जो बीजेपी की कोशिश है, बीजेपी क्योंकि लगातार ये कहती रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वो फायदा जो केंद्र सरकार दे रही थी किसानों तक नहीं पहुंच रहा था। अब हालांकि उसके लिए भी ममता बनर्जी तैयार हुई हैं। ये मनोज टिग्गा जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है, उनका मैं रुख करूंगी। फयाज अहमद साहब, बीजेपी यानी किसान के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, 74 लाख किसानों से जुड़ने की कोशिश है। क्या इसी के जरिए कमल खिलेगा? देखिए, ऐसा है कि नड्डा जी कष्ट कर रहे हैं बंगाल में आने की। 74 लाख किसानों तक अगर उनको जाने का शौक है तो 74 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली के इर्द गिर्द वहाँ बैठे हुए हैं, जो उनके किसानों के खिलाफ जो मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार, जो नड्डा जी की सरकार ने जो बिल लाया है उस बिल को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। ये देख लिए हैं कि उनके ऊपर जब यहाँ किसानों के घर घर जाएंगे और वहाँ किसानों को शहर में आने से रोकने के लिए गड्ढा खोद दिया जा रहा है, उन पर टीयर गैस लाठी पीटा जा रहा है, बैरिकेड लगाया जा रहा है, उसको पार करके वो आए हैं। और जिस तरीके से यहाँ सर्दी में बैठे हुए हैं, बारिश में वहाँ पड़े हैं, सरकार की आंख अभी नहीं खुल रही है। तो सरकार पहले 74 लाख बंगाल के किसानों तक नहीं आकर के जो वहाँ किसान बैठे हैं उनसे मिल ले, उनको ही पहले खिला देना। वो अपना खाना लेकर के रोज आकर के वहाँ बैठ करके खा रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उनको बंगाल आने की क्या जरूरत है? ये ठीक है, आपने ये बात रखी, लेकिन मेरा सवाल तो कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि ये जो कोशिश है बीजेपी की, इसके जरिए उनको क्या वो सफलता मिलेगी जो वो टारगेट कर रहे हैं? कमल खिलेगा क्या ये 74 लाख किसानों तक पहुंचकर एक मुट्ठी चावल का जो अभियान है वो क्या उन्हें किसानों से और पश्चिम बंगाल के घर घर से जोड़ेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि बंगाल के किसान बंगाल में उनके नीतियों के खिलाफ में राजभवन अभियान किए हैं, इसलिए बंगाल के किसानों को आकर एक मुट्ठी चावल लेकर के उनको बेवकूफ़ बनाने का जो काम करेंगे वो किसान यहाँ के जानते हैं, जागरूक किसान हैं। वो किसान उनको कभी भी यहाँ पर अपनी ज़मीन पर वो कमल का फूल खिलाने नहीं देंगे, क्योंकि जमीन को गड्ढा बना करके वहां तालाब बना के कमल का फूल खिलाएंगे, ये किसान होने नहीं देंगे। बादल देवनाथ जी, बंगाल के किसान जागरूक। बादल देवनाथ जी, बंगाल के किसान जागरूक हैं कह रहे हैं फयाज साहब, लेकिन बंगाल के किसान तो 21 लाख किसानों ने आवेदन कर दिया उस किसान सम्मान निधि के लिए जो पश्चिम बंगाल सरकार रोक रही थी। यानी किसान तो केंद्र सरकार की नीतियों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो क्या वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? नहीं मैडम, मैं अभी तो आपका सवाल जो आंदोलन कर रहा है, मुझे तो हंसी आ रहा है। जहां दिल्ली पर अभी किसान आंदोलन चल रहा है, 1 महीना हो गया, जहां पर 55 के ऊपर लोग मर गए किसान आंदोलन करते करते, और पूरे देश में 5 लाख के ऊपर किसान मर गए, आत्महत्या किया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर जगह में आत्महत्या किया है। लेकिन बंगाल में एक भी किसान आज तक 10 साल में आज तक आत्महत्या नहीं किया। ममता बनर्जी यहाँ पर किसान बंधु लागू किया है और किसान हर जगह, आज भी मुझे हर जगह से बात किया, हर जिले में बात हुआ रहा था किसान के साथ। किसान खुश है बंगाल में, लेकिन सत्ता ऐसा चीज है जो किसान के लिए और वोट पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए एक मुट्ठी चावल का जो आयोजन, जो आंदोलन किया है, वो कर सकते हैं अमित शाह जी, भाजपा कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है, वो कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में और एक 15 में देखिए, बंगाल में हर जिले में, हर ब्लॉक में जो सभा हमारे हो रहा है, उसमें लाखों लोग भाग रहे हैं बंगाल में। और इसी में चर्चा में, और जो लोग यहाँ पर देखिए कि आज के हिंदू आपके मुताबिक बंगाल में किसान खुश है, वो नहीं आएगा इस झांसे में? आपके मुताबिक बीजेपी जो कर रही है उससे उनको फायदा नहीं होगा? मनोज टिग्गा जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज टिग्गा जी, आपने सुना बादल देवनाथ जी को, फयाज अहमद खान को, दोनों कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा पश्चिम बंगाल में जो ये कोशिश है कि किसान से जुड़े। देखिए, किसान बिल 2020 जो भारत सरकार लाई थी,
तो प्रत्येक सरकार कहती है कि पश्चिम बंगाल सरकार भी कहती है कि हम लोग किसान का आय दोगुना करेंगे, लेकिन उनका कथनी और करनी में अंतर है। और हम लोग जो करना चाहते हैं, जो बिल लाए वो वास्तविक रूप में किसान का आय दोगुना करना चाहती है। हमारे जो है यहाँ बोल रहे थे कि किसान यहाँ पर खुशहाल है, किसान का कोई आंदोलन नहीं है, कोई आत्महत्या नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में तो कोई गणतंत्र ही नहीं है। जो आवाज उठाना चाहते हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे शिक्षक हो, वकील हो, विभिन्न तरह का आंदोलन हो रहा है, उनको उनका आवाज दबाने का, उनका आवाज कुचलने का काम किया जाता है यहाँ पर। तो किसान भय से अपना आवाज नहीं उठा पाते हैं। और ठीक है। किसान का जो 6,000 रुपया, हाँ बोलिए। तो किसान का आवाज किसान आवाज नहीं उठा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत बंगाल में कोई ठीक ठाक नहीं है, किसान में भी असंतोष है, लेकिन उन्हें उनका आवाज बुलंद करने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें दबाया जाता है। शीतल सिंह जी, बादल देवनाथ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं बादल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शीतल जी की प्रतिक्रिया ले लूं। शीतल जी, आपने सुना मनोज टिग्गा को, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संतुष्ट है बंगाल का किसान भी, उसको भी बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। क्या उसी को टैप करने की कोशिश या उसी सेंटिमेंट के साथ जुड़ने की कोशिश है बीजेपी की, ये एक मुट्ठी चावल अभियान, और क्या उससे उनको फायदा होगा राजनीतिक? निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार बहुत सारे अभियान छेड़ रही है। ये उसने किसानों के लिए टारगेट किया है, लेकिन जैसा कि उसके आलोचक कह रहे हैं, उन बातों में भी दम है कि एक ऐसे वक्त में जब वो इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर भी लोग बैठे हुए हैं और जिनकी खबरें ऐसा नहीं कि बंगाल में किसी को पता नहीं होगी या बंगाल में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उन तक ले नहीं जाएंगे या उन सवालों पर बंगाल में बहस नहीं होगी। बंगाल एक सचेत समाज है और बंगाल में किसान आंदोलन एक बहुत ताकतवर आंदोलन रहा है। ये और बात है कि चीजें वहाँ बदली हैं, बहुत सी कठिनाइयां आई हैं। बंगाल में करीब 10 करोड़ आबादी है, गुजरात में 6.5 करोड़ है, लेकिन गुजरात के किसानों की और बंगाल के किसानों की तुलना ये सब होगी वहाँ के चुनाव में और बहस में। जो गुजरात को मॉडल स्टेट के तौर पे बीजेपी पेश करना चाहती है, वहाँ जो विधानसभा के चुनाव हुए तो वो 15 जिलों में चुनाव हार गई थी, वो सिर्फ शहरी सीटों पे जीती थी। तो बीजेपी के लिए चीजें टफ भी है, ऐसा नहीं है कि सब अनुकूल ही है। इस समय ये सही है कि वो एक अभियान को शुरू करना चाह रहा है, लेकिन चीजें उनके प्रतिकूल है ऐसा लगता है, क्योंकि जो दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है उसकी खबर सब जगह है देश में। ये और बात है कोई उसमें शामिल हो या ना हो। ठीक है, माधवी अग्रवाल, जो दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहा है, क्या उसके बारे में पश्चिम बंगाल का किसान सवाल नहीं पूछेगा कि आप उनसे भी एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, उनके साथ भी भोजन कर लीजिए? क्या उसका प्रतिकूल फिर असर होगा? देखिए, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी लोगों ने दिल्ली के मुद्दे को उठाया और मैं यही कहूंगी कि इनको सभी को पता है, पूरा देश भी देख रहा है कि किसान आंदोलन के साथ में सरकार किस तरीके से अपना योगदान दे रही है, सपोर्ट कर रही है। लगातार जो है आप देखिए बात हो रही है और उनको किसी भी तरीके से संतुष्ट कर सके ये लगातार जो सरकार का प्रयास है वो जारी है। आज भी बात हुई है, अब उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये दोनों की तरफ से होता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर असंतोष है, लेकिन साथ ही साथ सरकार उनके साथ समन्वय बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास है। दूसरी बात मैं बोल दूं कि बार बार बंगाल के किसान की बात करते तो सिंगूर आंदोलन के द्वारा ममता बनर्जी ने अपने जो है यहाँ पर सिंहासन को पाने की कोशिश की थी, लेकिन आज इनके ये जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, खास करके जो टीएमसी के विषय में बोल रहे हैं, टीएमसी के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ सिंगूर आंदोलन जो ममता बनर्जी ने किया था और उस वहां पर जाकर उन्होंने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, उस सिंगूर आंदोलन का क्या हुआ परिणाम, उस परिणाम को भी जरा बताया। अगर वहाँ के जो किसान है वो संतोषी है, उनको संतोष है, तो जरा उनसे पूछे कि सिंगूर आंदोलन के बाद वहाँ के किसानों की लेकिन अगर संतुष्ट हैं जो हालात है उससे, तो फिर बादल जी बड़ा सवाल ये है कि फिर ममता बनर्जी ने तो किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार की योजना है उसे लागू नहीं होने दिया था पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब जैसे जैसे बीजेपी के दौरे आगे बढ़ रहे हैं ममता बनर्जी उसके लिए तैयार हो रही हैं। तो ममता बनर्जी को भी समझ में आ रहा है ना कि किसान वो फायदा उठाना चाहता है जो बाकी पूरे देश के किसान उठा रहे हैं। सुमेधा जी, सुमेधा मैडम, मुझे अच्छा लगा आपने खुद एक आंसर दे दिया। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके पास से अमित शाह जी एक मुट्ठी चावल लेगा तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा बात है ममता बनर्जी किसान निधि के जो पैसा जो सेंटर से दे रहा है, हम भी लेटर लिखा, ममता बनर्जी लेटर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट भी सेंटर को लेटर लिखा। ये आप जो डायरेक्ट किसान को पैसा दे रहे हैं वो किसान को डायरेक्ट मत दीजिए। हाँ, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, बंगाल के हो हर राज्यों में जो भी दे रहा राज्यों के ये क्यों होना चाहिए? बादल जी, ऐसा क्यों होना चाहिए? डायरेक्ट किसान को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर डायरेक्ट किसान को मिलेगा तो उससे क्या दिक्कत है? क्यों नहीं मिलना चाहिए सीधे किसान को? मैडम सुन लीजिए,
ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते। आप हिस्सा ले रहे हैं, आप फायदा ले रहे हैं, आप क्रेडिट, खुद प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहा है, लेकिन ममता बनर्जी हर राज्य जब क्रेडिट लेगा तब उनको दिक्कत आता है, हताशा आता है, निराश होता है, तो ये तो चलता नहीं है। मैं जो मनोज टिक्का को एक लाइन बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, एक लाइन प्लीज मैडम, बोलिए। ये लोग सब सोनार बांग्ला कह रहे हैं। मैं मनोज टिक्का को पूछना चाहता हूँ, मनोज टिक्का भाई, तुम तो मेरा भाई हो, छोटा भाई हो, मैं आज से तुम नहीं जानता हूँ। मैं मनोज टिक्का, तुम कहो एक राज्य दिखाओ मनोज टिक्का जिस राज्यों ने भाजपा ने सोना राज्य बना है, और बंगाल में आज सोना राज्य कहने का क्या जरूरत है? लेकिन बादल देवनाथ जी, जो आप बात कह रहे हैं ना कि फेडरल स्ट्रक्चर है, सीधे किसान को मत दीजिए क्योंकि आप क्रेडिट ले लेंगे, यानी सीधे अगर किसान को नहीं जाएगा तो ममता बनर्जी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उनको क्रेडिट मिले, और ऐसी तमाम स्कीमें हैं जो केंद्र सरकार नहीं लागू करती, राज्य सरकार लागू करती है। आपको जो फायदा पहुंचाना है आप पहुंचाइए और उसका क्रेडिट लीजिए। किसान को फायदा होना चाहिए, क्रेडिट की सवाल कहां से आता है इसमें कि केंद्र को मिले या राज्य को मिले? इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर ले लेते हैं, उसके बाद इसी मुद्दे पर आगे बात करेंगे। ममता के भतीजे ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है, कहा है कि अगर तोलाबाज हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। अभिषेक बनर्जी बोले हैं कि साबित करो और लगाओ फांसी। भाईपो और तोलाबाज कहकर बदनाम किया जा रहा है। वसूलीबाज भतीजा निकला तो ले चलो फांसी के तख्ते तक, ये तक कह दिया। खुद फांसी लगा लूंगा, ईडी सीबीआई की जरूरत नहीं है, ये कहना है अभिषेक बनर्जी का। यानी मुझे लगातार मुझ पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ये हमले बेवजह किए जा रहे हैं। वसूलीबाज भतीजा निकला तो ले चलो फांसी के तख्ते तक, मैं खुद ही अपने आप को फांसी लगा लूंगा, इसके लिए ईडी और सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना है अभिषेक बनर्जी का। यानी अभिषेक बनर्जी पर जो हमले बोले जा रहे हैं उसका क्या फिर असर होता दिखाई दे रहा है? माधवी जी। जी देखिए, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, इनकी जो मंशा है कितनी अजीब है। आप सोच सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है इसलिए आप लोग डायरेक्ट मत दीजिए। मतलब ममता बनर्जी की सोच को देखिए कि पूरे देश के किसानों को। माधवी जी, मेरा सवाल अभिषेक बनर्जी के बयान को लेकर था। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, ईडी और सीबीआई की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप को फांसी लगा लूंगा अगर ये आरोप सही साबित हुए। मैं जवाब देती हूँ। खुद ममता बनर्जी ने मंच पर ये कहा था कि जिन जिन के पैसे आप लोगों ने मतलब लिए हैं, मंत्रियों को कहा था उनके पैसे लौटा दो, उनके पैसे लौटा दो, ये ममता बनर्जी ने कहा था। तो आज ये साबित करने के लिए इनके शब्दों की जरूरत है क्या, जब उनकी मुख्यमंत्री, उनकी खुद मुख्यमंत्री ये बोल रही है कि पैसा जो आप लोगों ने लिए उन लोगों से तोलाबाजी में वो वापस लौटा दीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं एक हर स्ट्रक्चर में। बादल देवनाथ जवाब देना चाहते हैं। बादल देवनाथ, फिर मैं फयाज साहब के पास जाऊंगी। बादल देवनाथ बताइए। मैडम इनको पूछिए, किसान जो बिल जो पास हुआ पार्लियामेंट में, इनको कुछ पता है किसान बिल में क्या लिखा है? बादल देवनाथ जी, क्या पूछ रही हूँ मैं सवाल? सर, अभिषेक बनर्जी के बारे में सवाल पूछ रही हूँ, उसके बारे में बताइए। अभिषेक बनर्जी के बारे में क्या दिक्कत होनी शुरू हो गई है जो आरोप लग रहे हैं उससे? ठीक, अभिषेक बनर्जी ठीक ही कहा है, वो मेरा लीडर है, वो मेरा छोटा भाई है, मैं अभिषेक बनर्जी को जानता हूँ, वो सही कहा है। क्योंकि ये लोग जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, किसी को उसका पसंद नहीं है। उसके घर में जैसे कुछ दिन पहले एक लीडर को कहा कि तुम घर में रहो नहीं तो जेल में जाओ, तो फोन करके ऐसा कोई बोलता है। अभी ये लोग इलेक्शन के चुनाव वाले साहब हर जगह को, हर एमएलए, हर लीडर को डरा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से डरा रहा है, भाजपा से डरा रहा है। क्यों डरा रहा है ये लोग, क्यों कर रहे हैं? इसलिए अभिषेक बनर्जी का तुम सीधी ईडी बस ना जाओ, तुम एक प्रूफ दिखा दो, मैं फांसी में लटा दूंगा। फयाज साहब, क्या बेबुनियाद है आरोप? क्या बेबुनियाद है आरोप? क्या निकलता है? असल में तृणमूल और बीजेपी की जो लड़ाई है वो मॉक फाइट है, मॉक फाइट हो रही है। अभिषेक बनर्जी इस बात को समझ रहे हैं कि उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बंगाल के अंदर में नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, तृणमूल के नेता मंत्री सब लोग उसमें जुटे रहे, जिसके लिए लड़ाइयाँ हुई, सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई इंक्वायरी किया गया, और बीजेपी की सरकार, ये अमित शाह और मोदी जी इस तरीके से खेलते हैं कि आज तक उसका मतलब चार्जशीट कंप्लीट नहीं हो पाया, आज तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा पाया। वो बीच बीच में एक एक को डराया जाता है, पकड़ा जाता है और बार्गेनिंग होती है। असल में तृणमूल और बीजेपी अभी जो है वो हम कहते हैं वो डॉन 1 डॉन 2 फिल्म है। उस तरीके से टीएमसी 1 टीएमसी 2 हो गया है। टीएमसी के लोग वहां जम करके जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। अभी जितने घोटाले वाले हैं जिनका नारदा शारदा में नाम है। लेकिन फयाज साहब, आप एक लेफ्ट पार्टी के तौर पर जो लेफ्ट के दल हैं वहां पर वो कोई विकल्प सामने नहीं रख रहे। बीजेपी जितने अग्रेसिव, बड़ी तादाद में इसमें हमने देखा कि पब्लिक आई हुई थी,
आपसे अब समझने वाली बात यह है कि नंदीग्राम ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी नंदीग्राम के बाद ही वो राजनीति में एकदम से ऊपर उठी वो, तो ये नंदीग्राम की जड़ कहां पर है समझना चाहेंगे, कहां जड़ है नंदीग्राम की? आज जो भीड़ आई थी वो जड़ है या ममता बनर्जी जिसको लेकर के उठी थी वो इसकी जड़ है? देखिए, नंदीग्राम का आम जनता यही असली ताकत है। नंदीग्राम में जो मुहिम हुआ था, किसानों की मुहिम, उसके ऊपर जितना भी वारदात हुआ उसमें 41 से ज़्यादा आदमी का देहांत हो गया, मौत का घाट उतार दिया। गोलीबारी हुआ, 14 मार्च 2007 में कार्नेज हुआ। बंगाल में पिछले वाम मोर्चा सरकार को लेकर पहले बहुत पॉजिटिविटी था, लेकिन पिछले 10 साल उसका ख़त्म हुआ 2011 में, उसका पहले 10 साल बहुत एंटी इनकम्बेंसी था, जनता की नाराज़गी भी थी और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी पिछले सरकार के खिलाफ अपने मोर्चा भी खोल दिया था। बहुत इंसिडेंट भी हुआ, बेरोजगारी और पूरा के पूरा प्रदेश में पार्टी तंत्र एस्टैब्लिश करना, ये सब लोग लेकर नाराज थे। लेकिन 14 मार्च 2007 जो चेंज आया वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ, इसका एपी सेंटर था नंदीग्राम। बिल्कुल। इस नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ उसमें नॉन पॉलिटिकल बैनर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग मंच एक साथ मिलकर पिछले सरकार के खिलाफ और एंटी लैंड जो किसानों की जमीन है उसका जो बलपूर्वक एक्विजिशन करने का जो नोटिस था उसका खिलाफ मुहिम हुआ था। बंगाल में 14 मार्च 2007 एक टर्निंग पॉइंट है। उसका बाद इंटेलेक्चुअल सेक्शन, लेफ्ट फ्रंट की ओरिजिनल वोट बैंक, फार्मर्स, लेबरर्स, सेंसिटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलके इस बार वाम मोर्चा सरकार को जाना ही पड़ेगा। बस यही आप ये नारा उठाया। ये सारा भीड़ ने नारा उठाया, वाम मोर्चा को जाना पड़ेगा। अब ये सारी भीड़ आप बीजेपी में लेकर के आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन होगा कि जो भीड़ इतने समय तक टीएमसी के साथ रही है, ममता बनर्जी के साथ रही है, नंदीग्राम ईपी सेंटर रहा है टीएमसी के सत्ता में आने का, वो भीड़ कैसे बीजेपी की ओर शिफ्ट होगी? देखिए, पूरा प्रदेश में ही टीएमसी के खिलाफ एनवायरमेंट बन गया और धीरे धीरे तेज पकड़ रहा है। इसमें सबसे बढ़िया रीजन है पार्टी ने अपने जो चलने के तरीका है ये पूरा के पूरा बदल दिया और कंपनी में कन्वर्ट कर गया। अभी टीएमसी को लोग कंपनी पुकारता है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर ममता बनर्जी, चेयरमैन ममता बनर्जी और मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी नेफ्यू अभिषेक बनर्जी की बात कर रहे हैं। और एक कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को बाहर से लाकर जितना भी दिग्गज लीडर है, जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, एक्सपीरियंस लीडर है, उसके ऊपर पिछले 1.5 साल से ज़्यादा अपमान, ह्यूमिलेशन जिसको बोलता है अंग्रेजी में, वो चल रहा है और सब लोग नाराज है। पार्टी का अभ्यंतरीण जो सिस्टम है उसका खिलाफ सब लोग है। ये तो टीएमसी का अंदर की मामला है। बाहर में कॉमन पीपुल जिन्होंने चेंज के लिए सबसे बढ़िया भागीदार है, भागीदार थी, उन्होंने अनदर चेंज के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। इसमें सबसे आगे है बेरोजगार नौजवान। बंगाल में 1.5 से 2 कोटी नौजवान बेरोजगार, लेखा पढ़ा, आपका एडुकेटेड, हाईली एडुकेटेड नौजवान, उसका नौकरी नहीं मिला। पिछले 9.5 साल में नया नौकरी का तो संस्था नहीं हुआ, लेकिन जो अप्रूव वैकेंसी है उसको खत्म करके कॉन्ट्रैक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया। ये आरोप आप ममता बनर्जी सरकार पर लगाते हैं? बेरोजगार और नौकरी में धांधली और भतीजा का इंटरफेयर, पूरा के पूरा यूथ 18 से लेकर 35 तक
इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। ठीक है, ये बताइए। और तुष्टीकरण की राजनीति, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, जो काम उन्होंने कर रहा है सबके लिए, पूरा देशवासी के लिए, लेकिन इधर तुष्टीकरण का राजनीति ममता जी ने जो चालू किया उसका खिलाफ भी ज्यादा से ज्यादा जो पश्चिम बंगाल की आम जनता है, ओरिजिनल रेसिडेंट है, उसका भी गुस्सा है। तुष्टीकरण किसका कर रही है? मैं खुल के आपसे पूछ रहा हूं। आप बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी, उनकी आप बात कर रहे हैं। आपकी अभी इस रैली में, जहां मैंने सुना मिनी पाकिस्तान का भी जिक्र वहां पर किया गया, किसी ने रैली से बोला मिनी पाकिस्तान बांग्लादेश में, स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, ये बांग्लादेशी मिनी पाकिस्तान, ये सब क्या इश्यू हैं और क्यों हैं ये सब? देखिए, मैं खास करके इस सेंसिटिव इश्यू में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बंगाल का ओरिजिनल जो रेसिडेंट है, इसलिए मैं ओरिजिनल रेसिडेंट बोल रहा हूँ, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग खतरा में है। उसका जमीन, उसका घर बार, उसका रेशन, वो खतरा में है। उसका 100 दिन का काज भी। कुछ दिन पहले कुछ फर्जी जॉब कार्ड का लिस्ट आया बांग्लादेश से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट में, जहां भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में बांग्लादेशी ने आकर काम कर रहा है, रुपया लेकर भाग जा रहा है। ये सब तो बंगाल की जो ओरिजिनल रेसिडेंट है उसका तो गुस्सा धीरे आप कह धीरे। रहे हैं कि वो खतरे में, तो कौन सा शहर है बांग्लादेशियों को जो फर्जी जॉब कार्ड बना रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो ये तो जिम्मेदारी सरकार का है, तो जो सिस्टम है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। क्या वोट बैंक है इसलिए? हाँ, ये तो वोट बैंक तो नहीं, तो देख लीजिए आप, कुछ दिन पहले एक नेशनल मीडिया में, दूसरा मीडिया का नाम लेना ठीक नहीं होगा, आपका दूसरा चैनल है, उसमें टीएमसी का जो इलेक्शन सलाहकार, मेरा आप जो क्वेश्चन किया ना मुझे, उसका आंसर तो उन्होंने दे दिया। जो प्रशांत किशोर जी ने इंटरव्यू आया है, आप देखा, उसमें उन्होंने क्लियर बोला जी, बीजेपी को 70% लेकर चुनाव में लड़ना पड़ेगा, हम लोग तो 100% के ऊपर चुनाव लड़ेगा। ये 30% कौन है ये डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन समझदार का तो इशारा ही काफी। आप बताइए 30% कौन है? आपसे बेहतर कौन जानता है इस इलाके को जहां बैठे हुए हैं? जो भारतीय है वो सब मोदी जी का साथ जुड़ा हुआ है, और मोदी जी का जो काम देखिए, PMY प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, इधर ममता जी ने नाम बदल दिया बांग्ला आवास योजना, लेकिन उसका फायदा तो सबको मिल रहा है, सब कास्ट क्रीड सब कम्युनिटी लोग को मिल रहा है। जो आयुष्मान भारत बंगाल से छोड़कर पूरा देश में चल रहा है, उसका तो सीधा के सीधा फायदा सब भारतीय को मिलता है। PM किसान सम्मान निधि योजना, उसमें तो 9 करोड़ किसान को रुपया मिल रहा है पिछले 2 साल से, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, पहले 3 महीना फ्री मुफ्त गैस, जितना भी हमारा लेडीज है उसकी अकाउंट में 500 रुपया, रेशन में अनाज और दाल और सब मुफ्त, ये सब के तो सब लोग को मिला, जितना भी माइग्रेंट लेबर के लिए। अगर वो सबको मिला, जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सबको मिला, सब लोग फिर वो 30% कौन है जिनकी वो बात कर रहे हैं? जो बोला उसको बोला चाहिए। बंगाल में तो बढ़िया इशू हो गया, ये मुद्दा बन जाएगा, मुद्दा बन गया। लोग तो पूछ रहा है जो 30% कौन है उसको ही पता ना पड़ेगा। वही तो सब मुद्दा बन गया बंगाल के चुनाव में। वो तो तुष्टीकरण तो इसलिए ही तो हम लोग बोल रहा है, लेकिन समझदार लोग इस बार चेंज के पक्ष में वोट देगा। बेरोजगारी और कुशासन, भ्रष्ट शासन और भतीजा का तोलाबाजी, काटमानी सिंडिकेट, इसका खिलाफ एक मुद्दा देखिए। तो विनय मिश्रा का घर रेड हुआ, विनय मिश्रा का, हाँ विनय जो, हाँ देखिए नहीं, वो उसका घर रेड हुआ। विनय मिश्रा जी कौन है, उसका पास स्टेट सिक्योरिटी था, तो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेना चाहिए। उन्होंने भतीजा का जुबा ऑर्गेनाइजेशन में वाइस प्रेसिडेंट 2013 में, हाँ कुछ दिन पहले जब जुलाई में जुबा कमेटी, यूथ कमेटी डिक्लेयर किया, तब 7th 9th जनरल सेक्रेटरी है जुबा का, यूथ का प्रेसिडेंट अभिषेक बनर्जी है, उसका 7th नंबर है विनय मिश्रा। उसका पास 4 से 6
स्टेट सिक्योरिटी का पर्सनल डिप्लॉयड है। ये तो पूरा के पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। जो गाय का तस्करी, गाय की तस्करी का आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, गाय का तस्करी तो एनामुल बोल के जो अरेस्ट हुआ है, वो तो गाय का तस्करी तो जितना बांग्लादेश से सटे हुआ डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो एक्सपोज हो गया, ऑलरेडी अरेस्ट हुआ। और उससे अभिषेक बनर्जी का जुड़ा हुआ है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कौन आरोपी है एजेंसी को बोलना अच्छा विनय मिश्रा तो आप बोल है। रहे हैं। विनय मिश्रा तो चला गया, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसका लेना चाहिए। विनय मिश्रा और अभिषेक बनर्जी का आपस में रिश्ता है, पॉलिटिकल रिलेशन तो है, ये तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे इस पर, जो बातें आज आप उठा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का सरकार आने से बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो 2014 से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, पिछले यूपीए गवर्नमेंट 10 साल में, आगे का बात छोड़ दीजिए, 10 साल में कितना स्कैम सामने आया। हर साल में 4-5 स्कैम सामने आया। तो आपने सुना शुभेंदु अधिकारी को जो बड़ी बातें बोली हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के कई खासम खास रहे, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मूल निवासियों को खतरा है, ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी खुलकर तुष्टीकरण कर रही हैं। बंगाल का हर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, ये कहना था शुभेंदु अधिकारी का TV9 भारतवर्ष के साथ इस खास और एक्सक्लूसिव बातचीत में। बांग्लादेश बॉर्डर पर बंगालियों को खतरा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल के मूल निवासी जो हैं उनको खतरा है। वाम मोर्चा के खिलाफ नंदीग्राम एपिसेंटर था, ये कहा शुभेंदु अधिकारी ने, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उसमें बहुत ज्यादा अगुवा थे और साथ रहे ममता बनर्जी के। बंगाल में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, ममता के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, ये कहना था शुभेंदु अधिकारी का। अभिषेक ने पुराने नेताओं का अपमान किया है। अभिषेक बनर्जी पर वापस बात आ गई। देखिए, अभिषेक बनर्जी ने पुराने नेताओं का अपमान किया, लेकिन बड़ी बात जो शुभेंदु अधिकारी ने कही है वो ये कि तुष्टीकरण कर रही हैं ममता बनर्जी, और तुष्टीकरण खुलकर कर रही हैं। इसकी वजह से बंगाल के जो मूल निवासी हैं उन्हें खतरा है और वो नाराज है ममता बनर्जी से। ये सबसे बड़ा सवाल है। बादल देवनाथ जी, शुभेंदु अधिकारी तो साथ रहे हैं ममता बनर्जी के, सरकार का हिस्सा रहे हैं, साथ में रहे हैं, अब वही आरोप लगा रहे हैं ये कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण कर रही हैं खुलकर। मैडम, यही शुभेंदु अधिकारी 10 साल जितने 20 साल ममता भाजपा के खिलाफ हर जगह में सभा किया, सवाल उठाया, मोदी के खिलाफ सवाल उठा, आज उसी के पक्ष में बोल रहा है। यही तो मुझे हंसी आ रहा है। रोजमर्रा का मैं देखिए, बेरोजगार बात, प्रशासन का बात इन्होंने कहा है। मैं इनको एक शुभेंदु अधिकारी को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए जो आपका चैनल में इंटरव्यू दिया है, वो टीवी में शारदा नारदा रोजवानी में पैसा कौन ले रहा था शुभेंदु जी? टीवी में किसको दिखाया गया था? किसके पास से पैसा ले रहा था? किसके कैमरा में कौन आया था? आप आए थे आप शुभेंदु जी। और मैं आपको कह रहा हूँ गोगा बाबू, आप जितना जॉब पानी मापते ना आपका बाल पाक जाएगा, लेकिन अब सीएम नहीं बन पाएंगे। बादल देवनाथ जी, शुभेंदु अधिकारी की बात होने पर या वो जो कुछ कह रहे हैं उसे सुनकर इतना नाराजगी की क्या जरूरत है? अगर वो जो कह रहे हैं सर, बादल जी, वो जो कह रहे हैं अगर उसके कोई मायने नहीं तो फिर इतना नाराज क्यों? राजवाली में पैसा कौन लिया था बताइए तो? शारदा राजवाली में पैसा कौन लेता? मतलब शारदा नारदा में पैसा लिया ना, ममता बनर्जी की सरकार के लोगों ने लिया। यही भाजपा लोग ने प्रदेश भाजपा ऑफिस में यही शुभेंदु का वीडियो चला था, मुकुल राय का वीडियो चला था, मनोज टिग्गा जी। फिर कोई भाजपा ने डरा के धमका के उनका पार्टी में लेके गया। और वाशिंग कौन सा वाशिंग डरा धमका कर ला रहे हैं क्या आप लोगों को? ये आरोप लगा रहे हैं बादल देवनाथ जी। हाँ, CBI ED का इस्तेमाल कर ये बोल रहे कुशासन सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं बादल जी। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ कहा है उससे इतना भी नाराज ना हो, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मनोज टिग्गा। देखिए भाई साहब, बादल देवनाथ जी जो बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई से सामना करने की ताकत इन लोगों में नहीं है, इसलिए जब सच्चाई खुल करके सामने आती है तो इनको ये बर्दाश्त नहीं करते और जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हैं कि जो तुष्टीकरण का नीति पश्चिम बंगाल में दीदी का सरकार में किसी से छिपा नहीं है, कि जब यहाँ पर दुर्गा पूजा का जब विसर्जन होता है उसमें हमें परमिशन की दरकार पड़ती है। हमें जब हम यहाँ पर सरस्वती पूजा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो मस्जिद में जो इमाम है उनको भाता दिया जाता है, लेकिन अन्य जो है यहाँ पर मंदिर के पुरोहित हैं, चर्च में और भी हैं, आपका गुम्बा में है जो बुद्धिस्ट है, उनको दरकिनार किया जाता है। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? ये तुष्टीकरण है कि नहीं? उसके बाद
और भी है यहाँ पर, लेकिन वो इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज वही दीदी, आज वही सरकार खुद ढूंढ करके इनके जो कैडर हैं, माने यहाँ पर तो डीएम बोलिए, बीडीओ बोलिए, ये लोग यहाँ पर जो प्रशासनिक लेवल के लोग हैं यहाँ पर टीएमसी के कैडर के रूप में काम करते हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी कैडर की तरह काम करते हैं। ये बड़ा आरोप है। लेकिन जो बड़े मुद्दे निकलकर सामने आए इस चर्चा में भी, शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा उससे भी, शीतल सिंह, ये मैं जानना चाहूंगी सर कि जब जो साथ में रहे हैं आपके, जब वो बाहर निकलकर पार्टी के भीतर के राज खोलें, आरोप लगाएं, तो उसका कितना नुकसान टीएमसी को होगा? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अब तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा था टीएमसी के भीतर, तो उसका कितना असर होगा राजनीतिक तौर पर? नहीं, बिल्कुल इन चीजों का असर होता है। ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि इनका असर नहीं होगा, इनका बिल्कुल असर हो रहा होगा। लेकिन लोग ये भी सवाल करते हैं कि जिनको बीजेपी अपने साथ ला रही है वे वही लोग क्यों हैं जिनके ऊपर पहले बीजेपी ने ही कुछ ऐसे चार्ज लगाए हैं, जैसी चर्चा हो रही है कि उनके वीडियोस टेलीविजन चैनलों ने इस तरह से स्टिंग में चलाए थे। तो दोनों सवाल होंगे, लेकिन जो सवाल वो उठा रहे हैं वो भी सवाल उतने ही महत्वपूर्ण है। और जब वो कोई टीएमसी से अलग हो रहा है और कुछ बातें अंदर की बता रहा है तो उसका कोई प्रभाव न हो, ऐसा तो संभव नहीं है। बिल्कुल उसका प्रभाव होगा और इससे टीएमसी बैकफुट पे होगी बहुत जगह पर। लेकिन जाहिर है कि दूसरी बात भी होगी और दोनों बातें चुनाव में होती हैं। लेकिन शीतल जी, क्या एक बड़ा मुद्दा जिस पर बैकफुट पर है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी की जिस तरह की राजनीति रही है, जमीन से वो ऊपर आई हैं, जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया है, जिस तरह की उनकी पैठ है, उसमें उनके भतीजे पर जब आरोप लगते हैं और भाई भतीजेवाद का जब उन पर आरोप लगता है और भतीजे पर ये तमाम आरोप लगते हैं जो शुभेंदु अधिकारी भी लगा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पुराने नेताओं का सम्मान नहीं किया, वो अपना एक छत्र राज चला रहे हैं टीएमसी के भीतर, क्या ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है टीएमसी को? नहीं, ये ऐसा मुद्दा है और ये ऐसा आरोप है कि जहां भी लगता है इसका असर गहरा होता है। अब ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, हम लोग सिर्फ अभी आकलन कर सकते हैं कि ये कितना गहरा गया है। लेकिन ये तो सच है कि इस तरह के आरोप जब भी किसी पर भी, किसी दल पर इस तरह के नेपोटिज्म और इन चीजों के आरोप लगते हैं तो उनका असर होता है। ये तो मानना पड़ेगा, ये बहुत सारे चुनाव में हम लोगों ने देखा है, ये स्वीकार किया जाता है। जी हाँ, और जिस तरह की ममता बनर्जी की राजनीति रही है, वो जैसे अपने आप को जमीन से जुड़ा बताती रही, उसमें जब अभिषेक बनर्जी का मुद्दा उठाया जाता है या वो आरोप लगता है तो फिर वो और ज्यादा परेशानी की वजह बनती है। एक और आपको बड़ी बात बता दें, बड़ी खबर बता दें, बंगाल की सियासी लड़ाई में बीजेपी ने नया दांव चला है। बंगाल में बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा भी उठा दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लव जिहाद कानून लेकर आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो कानून लाएंगे। बीजेपी की सरकार आई तो लव जिहाद का कानून पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा, जो अभी देश के और बाकी 8 से 9 राज्यों में लागू है। इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। 48 सीटों के प्रभारी हैं नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी की सरकार आई तो लव जिहाद का कानून लागू हो जाएगा पश्चिम बंगाल में भी। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी कौन सा जो नया दांव चल रही है, इससे बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है। दरअसल धर्म परिवर्तन पर कानून और सजा क्या प्रावधान है, ये जो नया कानून लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर अलग अलग राज्यों ने इस कानून को लागू किया है। धर्म परिवर्तन पर कानून और सजा में क्या क्या प्रावधान है, जिसको अब नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। आइए वो आपको बताते हैं, क्योंकि अभी 8 से 9 राज्य हैं जहां पर यह कानून लागू है। धर्म परिवर्तन पर कानून बनाया गया और उसमें सजा का प्रावधान भी किया गया। हालांकि इसका विरोध भी कई जगहों पर हुआ। तो देखिए किस तरह से राज्य उत्तर प्रदेश में जो सजा है वो 10 साल कैद है और 25,000 का जुर्माना है। अगर आपने धोखा देकर धर्म परिवर्तन किया, शादी की, और अगर ऐसा किया जाता है उत्तर प्रदेश में तो इस कानून के तहत 10 साल की सजा है और 25,000 का जुर्माना है। अगला प्रदेश मध्य प्रदेश में भी आइए आपको बताते हैं कि इस कानून के तहत क्या प्रावधान है। मध्य प्रदेश देखिए इस तरफ है मध्य प्रदेश, यहाँ पर सजा है 10 साल कैद और 1 लाख तक का जुर्माना है मध्य प्रदेश में। अलग अलग प्रदेशों ने इसमें अलग अलग प्रावधान किए हैं। और देखिए यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी जो सजा है वो 2 साल की कैद है या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों, अलग अलग केस में। ये ओडिशा में सजा 1 साल कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना, ओडिशा में भी इस कानून को लागू किया गया है। इसके अलावा आपको एक और प्रदेश दिखाते हैं, गुजरात। देखिए जी हाँ, गुजरात मेरे इस ओर है, माफ कीजिएगा, गुजरात इस ओर 3 साल की कैद है और 50,000 का जुर्माना है गुजरात में धर्म परिवर्तन पर जो कानून लाया गया है उसके तहत। इसके अलावा देखिए एक और झारखंड, यहाँ पर 3 साल कैद और 50,000 का जुर्माना है। ये अलग अलग राज्य जिन्होंने लागू किया है इसको और उनके जो प्रावधान है। उत्तराखंड में 5 साल तक की कैद है और जुर्माना है।
अब ये कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कि पश्चिम बंगाल में भी वो इस कानून को लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए सजा 5 साल तक की है और कैद और जुर्माना दोनों है। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश में भी 2 साल तक की कैद है और जुर्माने का प्रावधान भी है। अरुणाचल प्रदेश में इस कानून को लागू किया गया है। बड़ी मुद्दा यह है कि जो ममता बनर्जी पर आरोप बार बार लग रहा है तुष्टीकरण का, उसी मुद्दे को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश है। इसके जरिए नरोत्तम मिश्रा इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं और इसी पर मैं बात करूंगी। हमारे साथ फयाज अहमद खान साहब मौजूद है। फयाज साहब, अब ये मुद्दा भी जब उठाया जाएगा और तुष्टीकरण का मुद्दा उठ रहा है, तो क्या इसी तरह के मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि तुष्टीकरण की जो बात आती है बंगाल के अंदर में, हम नहीं समझते कि वाम मोर्चे की सरकार के टाइम में जो माइनॉरिटीज़ का जो अधिकार था, हम वो नहीं कहेंगे कि उनको तुष्टि किया जा रहा। इस 10 साल में तृणमूल सरकार ने जिन लोगों को उस्काया था कि बंगाल के माइनॉरिटी को अधिकार नहीं मिला है, और वो इमाम भत्ता दे करके इसका कैंपेन करके असल में वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने का काम किए हैं। तभी तो बीजेपी अंदर आई है। बीजेपी का बढ़ने का वजह यही है कि ममता बनर्जी कम्युनलिज्म का सहारा ली हैं। हर जगह कहीं पर मुस्लिम, कहीं पर हिंदू, कभी वो इमाम भत्ता, कभी पर वो जो है पुरोहित भत्ता। और इस तरीके से सरकार, प्रशासन, जिस तरीके से दिल्ली की सरकार जिस राष्ट्र को कभी धर्म के इसमें नहीं जाना चाहिए, उसको रक्षा करने का दायित्व है। वहां सरकार अगर खड़ा होकर के मंदिर बनाएगी, मस्जिद बनाएगी और वहां पर जो है इमाम और मुअज्जिन लेके बात करेगी, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनलिज्म बढ़ेगा और यही बढ़ने का काम हुआ है। और बीजेपी उसको लेकर के तुष्टीकरण की बात कर रही है। आपकी सरकार जब थी, जब लेफ्ट की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी और वहां पर बहुत से लोगों का यह आरोप था कि आपने भी जो वहां पर माइनॉरिटी हैं, खासतौर पर जो मुसलमान हैं, उनका इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ इस तरह के कामों में इस्तेमाल किया कि वो सिर्फ बम बनाने में और बम फेंकने में और इस तरह के कामों में वो लगे रह गए, उनका विकास नहीं हुआ। यही आरोप तो ममता बनर्जी लगाती थी। देखिए, ऐसा था कि ये आरोप को लगा करके गुमराह करने का कोशिश किया गया। बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार आने के बाद पूरे देश में पहले भूमि संस्कार किया था, जिस भूमि संस्कार में भूमिहीन किसान, उसमें धर्म के आधार पर नहीं, जहां पर हिंदू मिला, मुसलमान मिला, जो भी भूमिहीन थे उनको मिला। शिक्षा का व्यवस्था हुआ, रोजगार का व्यवस्था हुआ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अलग से किया गया, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किया गया। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण कर रही है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण कर रही है। वो प्रचार इस तरीके से इतना प्रोपेगेंडा किया गया और आज ममता बनर्जी उसी चाल को चल करके बंगाल के मुसलमानों को वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी आज बात कर रहे हैं, जब वो 9.5 साल सरकार में रहे तो ये बात नहीं किए, अब ये बात को कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन बादल देवनाथ जी इस बात को, बीजेपी नहीं, लेफ्ट भी आरोप लगा रहे हैं आप पर, माइनॉरिटी समझ रही है, वो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं आप। मैडम 2-3 सवाल उठ गया। लाभ जिहाद का बात, मैं भी 4 बजे से एक चैनल में था, और नरोत्तम जी ने जो लाभ जिहाद का बात किया, कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम का फिर डिवाइडेड करना चाहते हैं लाभ जिहाद का सब। मैं मैडम उसी से मैं कह रहा हूँ, बंगाल में 10 साल में एक भी लाभ जिहाद का केस नहीं है। ऐसा नहीं, बंगाल का किसी कल्चर संस्कृति अलग है, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। लाभ जिहाद का बात जितना करेगा टीएमसी का फायदा का, भाजपा पीछे चला जाएगा। तीसरा बात है तुष्टीकरण का बात आया, तुष्टीकरण का मैं बोल रहा हूँ, इमाम भत्ता देने का ममता ने दे रहा हूँ, अपराध किया। ब्राह्मण को भाता दे रहा हूँ, क्या अपराध किया। पूरे सागर से पहाड़ से सागर तक जितना मंदिर है, सब मंदिर का तो फिर अगर ऐसा नहीं है बादल जी, तो फिर तो आप कह रहे हैं अगर लव जिहाद का कोई केस ही नहीं है तो बीजेपी को नुकसान होने वाला है। आपके लिए तो अच्छा है, फिर टीएमसी के लिए तो अच्छा है, बीजेपी को नुकसान होगा, वो ये मुद्दा उठाएंगे, आपको तो फायदा होगा उससे, फिर परेशान होने की क्या बात है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर आ गए हैं अभिषेक बनर्जी। माफिया विनय मिश्रा के साथ वीडियो में दिखे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। विनय को अभिषेक का संरक्षण है, ये आरोप लगाया कैलाश विजयवर्गीय ने, और वीडियो ट्वीट कर उन्होंने ये आरोप लगाया, यानी सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं। माफिया विनय मिश्रा के साथ दिखाई दिए हैं अभिषेक बनर्जी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया था कि अगर मेरे ऊपर इस तरह के कोई भी आरोप साबित होते हैं तो आप मुझे फांसी पर लटका दो। अब कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो ट्वीट किया है और सवाल पूछा है। बादल देवनाथ जी, सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय तो? नहीं मैडम, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि मैं एक नेशनल सोशल वर्कर हूँ। अभिषेक बनर्जी जो वीडियो है उसमें शुभेंदु जैसा, मुकुल जैसा, हर प्रेमिका के जैसा जो लोग को भाजपा में लोग पैसा ले रहा है, ऐसा वीडियो आपके पास नहीं है। किसी के साथ मैं हर दिन कोई ना कोई मेरे वास्ते सेल्फी लेता है, इसलिए मतलब ये नहीं है कोई मैं किसी के साथ नहीं, लेकिन वो सबूत भी दिखा देंगे आप।
पार्टी का संगठन में था, मुझे पता है, लेकिन बिना जो उसका ये तो होना चाहिए था, छानबीन तो होना चाहिए, छानबीन नहीं हुआ। माधवी अग्रवाल जी सबूत दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, लेकिन बादल देवनाथ जी तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बादल देव जी तो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके हिसाब से तो 10 सालों से कुछ भी नहीं हुआ है बंगाल में। इतनी अच्छी तरीके से बंगाल चल रहा है, ना तो कोई पॉलिटिकल हत्याएं हुई है, ना किसानों ने आत्महत्याएं की है, ना यहाँ पे अराजकता फैली है, ना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। बादल देवनाथ जी के हिसाब से तो बंगाल इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है कि जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। और उसके बावजूद देखिए क्या स्थिति है बंगाल में, क्या उद्योग धंधे पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, एजुकेशन कहाँ जा रहा है, अराजकता चारों तरफ फैली हुई है, सिंडिकेट और कटमनी की राजनीति लगातार चलती आ रही है। कोई भी व्यापारी, छोटा से छोटा व्यापारी भी अपने व्यापार को यहाँ पर उन्नति नहीं करा सकता, क्योंकि जब तक वो कटमनी नहीं देगा, जब तक वो सिंडिकेट में बादल देवनाथ जी आप स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन हम वीडियो लगातार दिखा रहे हैं। साथ में दिख रहे हैं विनय मिश्रा जो माफिया है, साथ में दिख रहे हैं अभिषेक बैनर्जी। फिर अभिषेक बैनर्जी कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? ये तो सबूत सामने है। प्लीज आंसर ले लीजिए, नेशनल चैनल है, आंसर लीजिए। बोलिए। विनय कृष्णा पार्टी का युवा संगठन में था, इसलिए उसी का कमिटी में था। हो सकता है इनके साथ वीडियो का कोई प्रोग्राम का वीडियो हो सकता है, लेकिन पैसा व कोई डिमांड का कोई भी ऐसा काम करना, ऐसा वीडियो आपके पास नहीं है और नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन साथ में अभिषेक बैनर्जी ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो दिखाइए, लेकिन इसको क्या आप सबूत नहीं मानते? इसको आप सबूत नहीं मानते? सबूत का मतलब ये नहीं है कोई नेगेटिव काम उनके साथ है, ऐसा सबूत उन्होंने कहा है। सबूत का मतलब ये नहीं जो भाई किसी के पास से मैं सेल्फी दे दिया। बादल देवनाथ जी, लेकिन जैसी संगति आप रखेंगे, जैसे लोगों के साथ दिखाई देंगे, ये आरोप तो लगेगा ना कि आप वही काम कर रहे हैं। ये आरोप अगर विपक्ष लगाएगा, विरोधी लगाएंगे, तो उस आरोप का जवाब कैसे दिया जाएगा? हमारे पास समय इतना ही, माफ कीजिएगा। मनोज चिग्गा इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते थे, लेकिन समय खत्म हो रहा है चर्चा का। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जरूर उठ रहे हैं और वो सवाल परेशान भी कर रहे हैं ममता बनर्जी को भी, अभिषेक बैनर्जी को भी। लेकिन बीजेपी के लिए राह क्या इतनी आसान है जितनी आसान दिखाने की कोशिश हो रही है? ये बहुत दिलचस्प है जानना। पश्चिम बंगाल पर लगातार नजर बनी रहेगी।